हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम ज्योग्राफ़ी है उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ज्योग्राफ़ी है इसको भी हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री है लगभग है उसको कंप्लीट करवा चुके हैं। केवल जो है आपकी 20-25% हिस्ट्री बची है, उसको हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। ठीक है, पॉलिटी आपकी ऑलरेडी जो है आपकी चल ही रही है भाई। ठीक है, और ज्योग्राफी हमने आज से स्टार्ट कर लिया है और इसके बाद में जो आपकी जो साइंस की जो क्लासेस हैं वो भी टाइम टू टाइम आती रहेंगी। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इन सभी की जो है क्लासेस आपकी बहुत जल्द है आने वाली हैं। तो अगर आप जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। तो कंटेंट है यहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपने चैनल पे आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की पहली क्लास हमारी ये होगी। और ये नोट्स मैंने जो है विवेक सर जो है उनसे बनाए हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से मैं आपको ज्योग्राफी जो है उसको पढ़ाऊंगा। इसके बाद में एमसीक्यू की जो क्लासेस हैं वो भी आपकी आएंगी। ठीक है, हम जो थ्योरी के बाद में सारी प्रैक्टिस क्लासेस भी हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और हरियाणा पुलिस जैसा कि आपकी अभी वैकेंसी जो है 6000 हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ रही है, 5000 मेल और 1000 फीमेल की अभी आएंगी। तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हो और सब्जेक्ट की। और जो हरियाणा पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट जो भी हरियाणा में प्रीवियस ईयर हुए हैं उन सभी को जो हम इस चैनल पे कवर करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़कर अपनी बेहतरीन जो है तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। पहला जो लेक्चर ज्योग्राफी का हमारा है भूगोल का। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत के भूभौतिक क्षेत्र फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे। तो भारत के भौतिक क्षेत्र है इससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि भारत का भूभौतिक जो क्षेत्र है उसको प्रोफेसर जो वाडिया है उन्होंने 3 भागों में जो है इसको डिवाइड किया है। और इन्होंने जो 3 भागों में भू विवर्तनिक जो है विभाजन इन्होंने किया है जियो टेक्टोनिक डिवीजन के आधार पर। प्रोफेसर वाडिया ने भारत का भू भौतिक क्षेत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला वाला जो ऊपर वाला जो हमारा जो इंडिया के मैप में अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो आपका ये रीजन है, इन्होंने जो है नदन माउंटेन रीजन कहा है सबसे ऊपर वाला पहला वाला जो ये रीजन। दूसरा वाला इन्होंने ट्रांजिशनल प्लेन जो मैदानी जो भाग, ये वाला आपका जो सेकंड वाला हिस्सा जो भी आपका यार है ये मैदानी भाग है। तीसरा जो है पेनिनसुलर रीजन प्रायद्वीपीय जो है भाग, तो ये तीसरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर रीजन है। तो इस प्रकार प्रोफेसर वाडिया है इन्होंने 3 भागों में भारत के भूभौतिक क्षेत्र को डिवाइड किया है भू विवर्तनिक विभाजन के आधार पर। जियो टेक्टोनिक जो है डिवीजन उन्होंने किया है। तो इसमें जब हम पहला जो है नदन जो माउंटेन रीजन के बारे में हम देखते हैं तो इसमें हिमालय जो है रीजन को उन्होंने रखा है। तो हिमालय जो रीजन हमारा जो ऊपर वाला जो है इसमें हिमालय हमारा आता है, हिमालय पर्वत हमारा आता है। और उन्होंने जो है ये स्वीकार किया कि भाई जो अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार है इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय। अंडमान निकोबार है वो हिमालय का ही जो है एक्सटेंशन है, हिमालय का ही विस्तार है। तो ये इन्होंने कहा है प्रोफेसर वाडिया ने। सेकंड में जो उन्होंने प्लेन्स को डिवाइड किया है, जो बीच वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, तो इसमें जो उन्होंने बताया कि जो मैदानी भाग का निर्माण जो है कैसे हुआ कि भाई जो नदियों द्वारा जो अवसादों के जमाव से ये हुआ है। मैदानी भाग, भारत के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है कि भाई जो नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से, तो सेडिमेंट डिपोजिशन ऑफ द रिवर से ये जो है मैदानी भाग का निर्माण हुआ है भारत का। जैसे ये आपकी नदी जा रही है इसमें जो सेडिमेंट्स है, जो पार्टिकल्स हैं आपके जो रॉक्स के पार्टिकल है, वेजिटेशन के जो पार्ट्स हैं वो उन्हीं को ही क्या कहा गया है सेडिमेंट्स। और इन्हीं के डिपोजिशन से क्या हुआ है मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में इन्होंने जो थर्ड पार्ट में इन्होंने पेनिनसुला रीजन को लिखा है प्रोफेसर वाडिया ने। पेनिनसुला रीजन जिसको हम प्रायद्वीपीय जो है भारत या प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र कह सकते हैं, तो इसमें साउथ इंडिया जो है दक्षिण भारत को इन्होंने रखा है। और प्लस में इन्होंने जो है आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी को रखा है। ठीक है, मीन्स अरब सागर के द्वीप जो प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो प्रोफेसर वाडिया इन्होंने जो पेनिनसुला रीजन जो प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसमें जो है दक्षिण भारत को रखा है। और इसमें इन्होंने जो है अरब सागर के द्वीप प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र इन्होंने बताया है। तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन एक और जो है आपके हैं प्रोफेसर कृष्णन और चटर्जी। तो कृष्णन और चटर्जी जो है इसी के आधार पर इन्होंने जो है भारत का भूभौतिक क्षेत्र है फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया है उसको इन्होंने जो है 5 भागों में डिवाइड किया है। तो प्रोफेसर वाडिया ने 3 भागों में डिवाइड किया, कृष्णन और चटर्जी के आधार पर जो है इन्होंने जो है 5 भागों में हमारे जो है भारत को डिवाइड किया है। तो एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इस डेफिनेशन को ज़्यादा फॉलो करती है। तो कृष्णन और चटर्जी के आधार पर भारत का भूभौतिक क्षेत्र है 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जो वाला आपका नदन माउंटेनियस रीजन आता है, मीन्स उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। दूसरा वाला जो भाग है वो आपका आता है प्लेट्यू रीजन, पठारी क्षेत्र आता है। तीसरा वाला जो भाग है इसमें आइलैंड ऑफ इंडिया आता है, भारत के द्वीपीय भाग आते हैं। और चौथा वाला भाग इसमें मिडल प्लेन्स
मध्यवर्ती मैदान से आते हैं, और जो पांचवा वाला भाग इसमें कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदानी वाले भाग आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से डिवीजन किया गया है कृष्णन एंड चटर्जी के द्वारा कि जो ये आपका नदन जो है आपका जो है हिमालय रीजन आपका आ जाएगा, ये मिडिल प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद में प्लेट्यू वाला रीजन है आपका ये। ठीक है, ये प्लेट्यू वाला रीजन है। उसके अलावा ये आपका जो है पूर्वी तटीय मैदान आ जाएगा। इधर जो है पश्चिमी, ये वाला जो है आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला पूर्वी तटीय मैदान आ गया। ये प्लेट्यू वाला रीजन आ गया, मिडिल प्लेन्स आ गया। ठीक है, नदर्न माउंटेन्स, ये अंडमान निकोबार। आप तो आप ये देख सकते हैं कि जो कृष्णन और चटर्जी है उन्होंने नदर्न माउंटेनियस रीजन, प्लेट्यू रीजन, आइलैंड ऑफ इंडिया, मिडिल प्लेन्स एंड कोस्टल जो है प्लेन्स, 5 भागों में भारत को इस प्रकार से डिवाइड किया है। सबसे पहले वाले रीजन में हम देखते हैं कि भाई नदर्न माउंटेनियस जो रीजन है, उत्तरी हिमालय जो है क्षेत्र है, उसमें आपके क्या आते हैं, उत्तरी हिमालय क्षेत्र में आपके माउंटेन्स आते हैं, पर्वत आते हैं। तो इन्हीं पर्वतों के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्वत क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माउंटेन है वो क्या होते हैं। तो हाई एलिवेशन एरिया होते हैं विच अपर पार्ट पॉइंटेड होता है, भाई ऊंचे स्थान होते हैं, और इनका ऊपर वाला जो हिस्सा क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक है, तो वे ऊंचे स्थान जिनका जो ऊपरी भाग नुकीला होता है उन्हीं को क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इनका अपर पार्ट क्या होता है, इनकी अपर पार्ट की जो शेप है, जो पर्वत है वो पिरामिड जो है जैसी शेप में आपके ये होते हैं। ठीक है भाई, पिरामिड जैसे शेप में आपकी ये होते हैं पर्वत। ऐसे इसका नुकीला जो है ऊपर वाला हिस्सा नुकीला होता है, और इनकी हाइट जो है 1000 से जो है ज़्यादा आपकी होती है। तो 1000 मीटर से जो है पर्वतों की हाइट होती है माउंटेन्स की, और इनका ऊपरी पार्ट जो है वो क्या होता है, नुकीला होता है। तो उनको क्या कहा जाता है, पर्वत। और इनकी जो शेप है, इनकी आकृति है, पिरामिड की आकृति जो है जैसी आपकी ये होती है, हाइट 1000 से जो है ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो पर्वत तो हमने देख लिए, माउंटेन्स, हिल्स क्या होती है, हिल्स को बोलते हैं हम पहाड़ी। पहाड़ी क्या होती है भाई, पहाड़ी भी ऊंचे ऊंचे स्थान होते हैं, लेकिन इनका जो अपर पार्ट है, इनका जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या नुकीला होता है भाई, वो भी नुकीला होता है। ठीक है, तो पहाड़ियाँ भी इस प्रकार से होती है कि भाई ये भी जो है अपर पार्ट इनका नुकीला होता है, लेकिन इनकी जो हाइट जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है कि भाई हाइट जो है 1000 से कम होती है इनकी। ठीक है, पर्वतों की हाइट तो 1000 से ज़्यादा होती है, लेकिन पहाड़ियों की जो हाइट 1000 से कम होती है। पर्वत है उनके ऊपरी भाग नुकीले होते हैं, हिल्स जो है पहाड़ी है उनके ऊपरी भाग भी नुकीले होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो माउंटेन्स एंड हिल्स दोनों का जो स्ट्रक्चर जो है सेम होता है, लेकिन हाइट का इसमें बस डिफरेंस रहता है। तो अगर आपकी जो हाइट है किसी भी ऊंचे स्थान की, अगर हाइट आपकी 1000 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, माउंटेन कहेंगे। ठीक है, और अगर हाइट जो 1000 से कम है तो उसको हम हिल कहेंगे, पहाड़ी कहेंगे भाई। ठीक है, तो पर्वत और पहाड़ी में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, इन दोनों का जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। तो ये हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि रेंज क्या होती है, श्रेणी क्या होती है। रेंज के बारे में हम देखते हैं भाई। जो जैसे ये आपकी दिखाई दे रही है, बहुत सारी जो हिल्स हैं, इस प्रकार से आपकी ये हिल्स दिखाई दी गई है। तो बहुत सारी जो हिल्स आपकी जो सेम एज की, दीज आर द ग्रुप ऑफ द सेम एज हिल्स, समान आयु की जो पहाड़ियों का जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो सेम एज की, समान आयु की पहाड़ियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे या श्रेणी कहते हैं। लेकिन माउंटेन रेंज क्या होता है भाई, माउंटेन रेंज की अगर बात करें तो इसमें ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन्स, जो माउंटेन्स होते हैं, जो आपके पर्वत होते हैं, जो पैरेलल होते हैं बिल्कुल। ठीक है, उनका जो समूह होता है उसको क्या कहेंगे हम, माउंटेन रेंज। जैसे हिमालय माउंटेन रेंज है का एग्जाम्पल है, ना कि रेंज का। ठीक है, तो हिमालय जो है पर्वत हमारा माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल है, ना कि रेंज का। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बात करते हैं कि भाई हिमालय जो है आपका जैसे इसमें ग्रेट हिमालय हमने देखा, सबसे ऊपर होता है ग्रेट हिमालय, और जो बीच में होता है वो आपका मिडिल हिमालय होता है, और जो सबसे नीचे वाला जो है वो स्मॉल हिमालय। और ये तीनों जो है आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तीनों आपस में क्या है, ये पैरेलल हैं। तो मतलब एक ग्रुप बना रहे हैं और ये पैरेलल होते हैं, तो इसलिए ये माउंटेन रेंज में गिना जाएगा भाई। ठीक है, तो हिमालय जो है आपका क्या है, हिमालय आपका माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है कि भाई कोर्डिलेरा जो है, कोर्डिलेरा क्या होता है। कोर्डिलेरा क्या होता है कि भाई जो इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माउंटेन्स, जो पर्वत है उनका अव्यवस्थित क्रम, पर्वतों का अव्यवस्थित क्रम जो होता है भाई, जो अव्यवस्थित होता है उसको क्या कहेंगे, कोर्डिलेरा। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न कोर्डिलेरा ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो ये एग्जांपल है कोर्डिलेरा की। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो आपका कोर्डिलेरा का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पे जो पर्वत है उनका जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं है, अव्यवस्थित है। ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं आप कि भाई नदन जो है अमेरिका कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न कोर्डिलेरा ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये एग्जाम्पल किसके हैं, कोर्डिलेरा के। अगर हम प्लेट्यू की बात करें, प्लेट्यू क्या होता है, पठार क्या होता है, पठार की बात करें तो पठार भी ऊंचे हमारे स्थान होते हैं, लेकिन जो इसके जो ऊपर वाली जो है शेप वो क्या होती है, टेबल जैसी होती है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, तो वे ऊंचे स्थान जिनके जो ऊपर वाली जो शेप है वो क्या होती है, ऐसे फ्लैट होती है भाई। ठीक है, तो दोज हाई एलिवेशन एरिया, वे ऊंचे स्थान विच डू नॉट हैव एनी पीक, इनकी कोई चोटी नहीं होती है। ठीक है,
एंड अपर पार्ट लाइक ए टेबल शेप, और इनके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो टेबल जैसा होता है ऐसे इस प्रकार से। तो ये आपके प्लेट्यूज को पठार कहेंगे, ठीक है। तो जो पठार हैं उनकी जो शेप है, उनकी आकृति किस प्रकार की होती है, मेज़नुमा आकृति होती है, टेबल लैंड होते हैं, ठीक है। तो पठार के बारे में आपको पता चल गया होगा, पठार जो है वे ऊंचे स्थान होते हैं जिनकी कोई जो है पीक नहीं होती, कोई जो है चोटी नहीं होती, बट उनके ऊपर वाला जो पार्ट है वो टेबल जो है शेप में आपका होता है। नेक्स्ट बात अगर हम करें इंपॉर्टेंट, रिज क्या होती है, रिज को हम बोलते हैं कटक, ठीक है। तो रिज क्या होते हैं भाई, जो ओशियनिक माउंटेन, जो महासागरों में जो पर्वत होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम रिज बोलते हैं। दिस इज़ ए ग्रुप ऑफ हिल इन ओशियन, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई जो सागर होते हैं उसमें पहाड़ियों का जो ग्रुप होता है, सागर में पानी में अगर पहाड़ियों का जो ग्रुप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिज बोलेंगे, कटक बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है ग्योंट। ग्योंट क्या होता है, दिस इज़ ए सिंगल हिल इन द ओशियन। अगर आपकी सिंगल हिल है, एकली हिल है अगर किसी भी महासागर में, ओशियन में, सागर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्योंट। लेकिन ग्रुप ऑफ हिल्स, बहुत सारी जो हिल्स हैं उनका समूह है ओशियंस में, पानी में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रिज है, कटक और ग्योंट है, उसमें क्या डिफरेंस है, किसे हम कहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर रिज का एग्जाम्पल देखें, जो कटक है उसका एग्जाम्पल देखें, तो मिड अटलांटिक जो है रिज आपका ये एग्जाम्पल है रिज का, ठीक है, कटक का। तो रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कटक। तो कटक का कोई एक एग्जाम्पल दो, तो आप किसका एग्जाम्पल दोगे, मिड अटलांटिक जो है कटक आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट अगर हम देखें ओरोजेनेसिस क्या होता है भाई, ओरोजेनेसिस होता है पर्वत निर्माण, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरोजेनेसिस 4 टाइप ऑफ माउंटेन्स आर। तो ओरोजेनेसिस जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार के जो है पर्वत आपके होते हैं। कौन कौन से पर्वत होते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और रेजिडुअल माउंटेन्स। मीन्स फोल्डिंग माउंटेन्स जिनको मोड़दार पर्वत बोलते हैं, ठीक है, एक वोल्केनिक माउंटेन्स जिसको हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, और ब्लॉक माउंटेन जिसको हम भ्रंश पर्वत बोलते हैं, और रेजिडुअल माउंटेन जिसको हम अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो आपके पर्वत होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरोजेनेसिस 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फोल्डिंग माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स एंड रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। इनके सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। फोल्डिंग माउंटेन्स आपका क्या होता है भाई, तो फोल्डिंग माउंटेन्स फॉर्म बाय टेक्टोनिक इवेंट। तो जो फोल्डिंग माउंटेन्स है, जो मोड़दार पर्वत आपको ये होते हैं, मोड़दार पर्वत, ठीक है। तो मोड़दार पर्वत वे होते हैं जो आपकी विवर्तनिक घटना से बनते हैं। तो कौन सी घटना से बनते हैं फोल्डिंग माउंटेन्स, ये जो आपके विवर्तनिक घटना या फिर टेक्टोनिक जो है इवेंट, ठीक है भाई, टेक्टोनिक इवेंट या विवर्तनिक घटना से जो बनते हैं उनको बोलते हैं मोड़दार पर्वत या फोल्डिंग माउंटेन्स। तो भाई इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फोल्ड्स आर फाउंड, तो इसमें बहुत सारे जो फोल्ड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मोड़ पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। तो ऐसे पर्वत जिनमें बहुत सारे फोल्ड या वलन या मोड़ पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे हम, फोल्डिंग माउंटेन्स, मोड़दार पर्वत, ठीक है। और ये यंग माउंटेन जो है आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यंग माउंटेन्स। फोल्डिंग माउंटेन्स आपके क्या होते हैं, यंग माउंटेन्स होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें जो हिमालय पर्वत आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, फोल्डिंग माउंटेन्स का, ठीक है, माउंटेन। अगर हम यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की आप कोशिश करो, जैसे ये हमारा सरफेस है, मतलब जहाँ पे ये हमारी भूमि है, यहाँ पे पेड़ पौधे, ठीक है, ऊपर उग रहे हैं। अगर हमारी जो ये अर्थ है, ठीक है, ठीक है, जो सरफेस अर्थ का जो सरफेस है, इससे अगर हम जो है 100 किलोमीटर नीचे आ जाएं, 100 किलोमीटर नीचे आ जाएं, तो 100 किलोमीटर नीचे तक आपकी कौन सी जो है स्फीयर होती है, लिथोस्फीयर होते हैं, स्थल मंडल होता है। तो आपका जो स्थल मंडल है वो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वहाँ से लेकर उसके नीचे 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिथोस्फीयर के जो है सबसे जो नीचे आपकी ये प्लेट्स पाई जाती हैं, इस प्रकार से ये प्लेट्स पाई जाती हैं भाई, ठीक है। और इन प्लेट्स से जो है, अब देखो यहाँ से लिथोस्फीयर का जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, इससे लिथोस्फीयर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उससे लेकर और जो है 400 किलोमीटर नीचे जो है आपका कौन सा पाया जाता है, दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझो। एस्थेनोस्फीयर आपका दुर्बलता मंडल कहाँ पे होता है भाई, जो आपका लिथोस्फीयर होता है ना, आपका स्थल मंडल से लेकर, स्थल मंडल से भी आप जो है नीचे 400 किलोमीटर चले जाओ तो आपका वहाँ पे एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल पाया जाता है, ठीक है। तो दुर्बलता मंडल कहाँ पे पाया जाता है, जो आपका स्थल मंडल है वहाँ से 400 किलोमीटर नीचे चले जाओ, आपका दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि भाई जो आपका दुर्बलता मंडल है, ठीक है, दुर्बलता मंडल इसका टॉप वाला हिस्सा, और जो आपका लिथोस्फीयर जो है आपका, ठीक है, इसका नीचे वाला हिस्सा, इसके बीच में क्या क्या पाई जाती हैं, प्लेट्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये प्लेट जो आपस में टकराती हैं तभी आपके भूकंप वगैरह या भाई आपके आते हैं, ठीक है, प्लेटों को खिसकने से, टकराने से आपस में। तो आप ये
देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो लिथोस्फीयर है स्थल मंडल है 0 से लेकर 100 किलोमीटर जो है नीचे तक आपका पाया जाता है। एस्थिनोस्फीयर दुर्बलता मंडल है 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के नीचे गहराई में आपका होता है। और जो आपका एस्थिनोस्फीयर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो आपके ये पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं भाई, इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और जब एनर्जी निकलेगी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लगभग आपका 1900 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब ये मेल्ट होते हैं, ठीक है, तो भाई जो यहाँ पे क्या होता है मैग्मा आपका ये बनता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो जो एस्थिनोस्फीयर है दुर्बलता मंडल में जो है नीचे आपका क्या होता है मैग्मा पाया जाता है। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं भाई यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होता है, इस प्रकार सब्सटेंस है वहाँ पे नीचे जो सब्सटेंस पाए जाते हैं दुर्बलता मंडल में वो आपके पिघलने लगते हैं और इस प्रकार से मैग्मा जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि जो एस्थिनोस्फीयर है दुर्बलता मंडल है उसमें क्या पाया जाता है मैग्मा। तो अगर हम देखें कि जो फ्रोजन ग्राउंड, अच्छा एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है फ्रोजन ग्राउंड किसे कहते हैं, ज़मीन के अंदर जो बर्फ का जमना उसे क्या कहते हैं, फ्रोजन ग्राउंड। ठीक है, सो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि भाई इस भाग में जो मैग्मा पाया जाता है, जो एस्थिनोस्फीयर वाला जो पार्ट है उसमें मैग्मा पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका एस्थिनोस्फीयर जो रीजन है आपका दुर्बलता मंडल है उसमें मैग्मा चैम्बर्स पाए जाते हैं, उसमें मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई मैग्मा कहाँ पर पाया जाता है, तो एस्थिनोस्फीयर जो आपका दुर्बलता मंडल है उसी में ही क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्मा की, भाई क्या होता है मैग्मा, तो मैग्मा जो है एक मेल्ट फॉर्म होती है किसकी, सब्सटेंसेस की, जिसमें विच आर फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट होता है अर्थ के जो अंदर है उसमें पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है भाई। ठीक है, मैग्मा। ओके, तो मैग्मा समझ में आ गया होगा कहाँ पे पाया जाता है, क्या होता है मैग्मा। अब हम देखते हैं कि प्लेट जो है, जैसे हमने देखा कि प्लेट जो अभी अभी हमने देखा है कि क्या होता है, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द एस्थिनोस्फीयर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। ठीक है, तो प्लेट के ऊपर जो है लिथोस्फीयर आपका टिका होता है। तो लिथोस्फीयर जो है जैसे इस प्रकार से ये आपकी प्लेटें पाई जाती है। ठीक है, ये आपकी भाई जो प्लेटें हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी जैसे हमने हमारी प्लेटें हैं। तो जो प्लेट है, प्लेट किसके ऊपर टिका हुआ है, लिथोस्फीयर। तो प्लेट के ऊपर जो है क्या टिका हुआ है, लिथोस्फीयर। तो ये प्लेट है इसके ऊपर लिथोस्फीयर होता है भाई। ठीक है, तो 100 किलोमीटर जो है तक का ये पार्ट आपका होता है लिथोस्फीयर। और अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एस्थिनोस्फीयर जो है वो क्या है, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द एस्थिनोस्फीयर। तो एस्थिनोस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट है और जो लोअर पार्ट क्या है, ऑफ द लिथोस्फीयर, जैसा कि हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी प्लेट पाई जाती है, तो इसमें जो ये वाला जो रीजन है आपका ये प्लेट का है। तो इसमें जो अपर पार्ट क्या है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के ऊपर ये टिका हुआ है, जो प्लेट है प्लेट के ऊपर लिथोस्फीयर टिका हुआ है। और इसके जो नीचे जो है क्या है भाई, एस्थिनोस्फीयर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्लेट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द एस्थिनोस्फीयर, एस्थिनोस्फीयर है उसका ऊपर वाला जो पार्ट है, लोअर पार्ट किसका है, लिथोस्फीयर का। ओके, अब हम आगे देखते हैं भाई जो प्लेट है ये मूवमेंट जब करती है, प्लेटों की जब गति होती है, जब ये प्लेट मूवमेंट करती है तो क्या होगा, जब ये गति करती है प्लेट्स आपकी, तो इसमें क्या होगा, एस्थिनोस्फीयर जो दुर्बलता मंडल है इसमें क्या होगा कि कन्वेक्शनल करंट प्रोड्यूस। तो एस्थिनोस्फीयर है दुर्बलता मंडल है उसमें संवहनीय धारा जो है बनेगी। और जब संवहनीय धाराएं बनेंगी तो फिर इसमें क्या होगा, तो फिर इसमें जो मैग्मा पाया जाता है एस्थिनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में, वो मैग्मा में भी गति होगी, मैग्मा में भी मूवमेंट होगी। और जो मैग्मा जो है इसमें मूवमेंट होंगी तो जो है प्लेट आल्सो मूव विद मैग्मा। ठीक है, तो प्लेट भी जो है क्या करेगी, मूव करेगी भाई। ठीक है, प्लेट्स भी गति करेंगी और जब प्लेट्स गति करेंगी तो फिर क्या होगा भाई, आपका भूकंप आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो इस प्रकार से जैसे ये आपका है डायग्राम, ये लिथोस्फीयर है, यहाँ पे ये प्लेट है और प्लेट्स के नीचे वाला हिस्सा जो आपका एस्थिनोस्फीयर जो जिसमें मैग्मा पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्मा जैसे ये मूव कर रहा है आपका, ठीक है, जिस प्रकार से ये मैग्मा आपका यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है तो भाई प्लेट्स भी मूव करेगी आपकी, ये लिथोस्फीयर भी मूव करेगा और लिथोस्फीयर भी मूव करेगा, तो यहाँ पे फिर जो है अर्थक्वेक्स आएंगी, भूकंप आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो भूकंप किस प्रकार से आते हैं ये आपको पता चल गया होगा। तो हमने देखा कि भाई मैग्मा गति करेगा, जो एस्थिनोस्फीयर में मैग्मा होता है, तो मैग्मा जब गति करेगा तो प्लेट्स हैं वो भी गति करेंगी और प्लेट्स जब गति करेंगी तो लिथोस्फीयर है हमारा जो स्थल मंडल है वो भी क्या करेगा, गति करेगा। और इस जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेट्स के ऊपर ही स्थल मंडल होता है और जब प्लेट्स मूव करेंगी स्थल मंडल भी मूव करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी लिक्विड मैग्मा में जब वार्म होगा, ठीक है, मैग्मा में अगर कोई भी लिक्विड है वो अगर गर्म होता है तो फिर क्या होगा, वो ऊपर उठेगा और जो ठंडा होगा वो नीचे मूव करेगा। तो इस प्रकार जो है एक सर्कुलेशन जो है यहाँ पे बनेगा। कोई भी लिक्विड है वो मैग्मा में भाई अगर गर्म होगा तो वो ऊपर उठेगा, ठंडा होगा तो क्या होगा, वो
नीचे जो है मूव करेगा। तो एक प्रकार से सर्कुलेशन आपका ये बनता है। और जब प्लेट में, जब मैग्मा में सर्कुलेशन बनेगा तो ये प्लेट्स जो है में भी मूव करेगा। तो जब प्लेट भी मूव करेगा तो लिथोस्फीयर जो स्थलमंडल मूव करेगा, और जब स्थलमंडल मूव करेगा तो आपकी अर्थक्वेक्स आएंगे, भूकंप आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये सारा जो है दिया गया है। तो भूकंप किस प्रकार से आते हैं ये हमने देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं प्लेट है वो कितने प्रकार की होती है। प्लेट है हमारी मेनली 2 प्रकार की आपकी होती है। ठीक है, और कौन कौन सी प्लेट होती हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपकी प्लेट्स हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, एक ओशियनिक प्लेट। तो 2 प्रकार की प्लेट आपकी होती है। ये आपका जैसे लिथोस्फीयर है ऊपर, ठीक है, लिथोस्फीयर जो है से जस्ट नीचे आपकी प्लेट्स होती हैं। और जो प्लेट हैं 2 प्रकार की होती है, एक महाद्वीपीय प्लेट होती है और एक ओशियनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट होती है। तो 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं और इनसे जो नीचे जो है क्या होता है, प्लेटों के नीचे ये मैग्मा जो भरा हुआ होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया है। तो 2 प्रकार की प्लेटें हमने देखी, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि महासागरीय जो प्लेटें और जो महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो महासागरीय जो प्लेटें होती हैं, इस सागर में आपकी ये होती हैं, तो इसमें 8 से 10 किलोमीटर जो है इनकी मोटाई होती है, जबकि महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं ये आपकी 30 किलोमीटर तक की मोटाई में होती है। महासागरीय जो प्लेटें हैं वो बेसाल्ट चट्टान की बनी होती है। महाद्वीपीय जो प्लेट है वो ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट रॉक्स की बनी होती है। महासागरीय जो प्लेट है इनका वेट क्या होता है, ज़्यादा, जबकि महाद्वीपीय जो प्लेट है इनका वेट क्या होता है भाई, कम होता है। ठीक है, हालांकि इनकी मोटाई है वो 30 किलोमीटर जो है ज़्यादा होती है। ग्रेनाइट जो है चट्टान की बनी होती है महाद्वीपीय प्लेटें। तो ये हमने देख लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट नंबर 1 में कि भाई जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट जब टकराती है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से महाद्वीपीय प्लेट, तो अब हम यहाँ पे जो कंडीशंस देखेंगे, 2 प्रकार की हमने जो है प्लेटों के बारे में पढ़ लिया, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब महाद्वीपीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट जो है से टकराती है। जब आपस में 2 कॉन्टिनेंटल जो है प्लेट टकराती है तो क्या आपका होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहली वाली कंडीशन। तो यहाँ पे 3-4 कंडीशन बनेंगे, उन सभी कंडीशन को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपकी टकराती है, ठीक है, तो टकराने, तो इसमें देखो यहाँ पे 2 प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो टकराने को क्या कहा जाता है, इसमें कन्वर्जेंट। ठीक है, तो प्लेटों का जो है अभिसरण यहाँ पे कहा जाता है। तो हमने देखा जैसे यहाँ पे देख लो आपकी 2 प्लेटें किस प्रकार से टकराएंगी। जैसे ये हमारा ऊपर वाला स्थल जो सरफेस है, सरफेस, और ये नीचे जो है 100 किलोमीटर तक आपका लिथोस्फीयर पाया जाता है भाई। लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे ये प्लेटें होती हैं और ये दोनों प्लेटें हैं हमने जो है कॉन्टिनेंटल ली है, महाद्वीपीय ली हैं दोनों। ठीक है, तो इसमें जो एक प्लेट इधर और एक प्लेट ये इधर, जब ये आपस में जो है टकराएंगी तो क्या होगा, और इसमें नीचे देखो आपका मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैग्मा जैसे यहाँ पे मूव करेगा तो फोर्स, यहाँ पे जो मैग्मा क्या करेगा, ऊपर से ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दोनों प्लेट जब टकराएंगी तो टकराने से ऊपर वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा, आपका उठ जाएगा। इसी को फोल्डिंग माउंटेन्स जो है, मोड़दार पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये प्लेटें जो भाई आपस में जैसे यहाँ पे ये टकराएंगी आपस में, जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट जब 2 महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगी तो यहाँ पे जो मैग्मा जो भरा होता है वो एक फोर्स लगाएगा, और जो आपके ये आपका इस प्रकार से जो ये आपका ये फोल्डिंग माउंटेन्स इस प्रकार से ये आपके बनते हैं। ठीक है, तो दोनों प्लेट टकराने से ऊपर वाला भाग जो है आपका ये उठ जाएगा और इसी को फोल्डिंग माउंटेन, जो मोड़दार जो है पर्वत कहते हैं। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो यहाँ पर जो वोल्केनिज्म जो है ज्वालामुखी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों जो है प्लेट महाद्वीपीय टाइप की हैं और इनकी मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर, इसलिए जो है इसमें मैग्मा लिथोस्फीयर को जो है क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, मैग्मा है वो क्या करेगा, लिथोस्फीयर को क्रॉस नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो जब 2 कॉन्टिनेंटल जो है 2 महाद्वीपीय जो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इसमें जो मैग्मा मूव करेगा, और इन दोनों प्लेटों की मोटाई क्या होती है, 30 किलोमीटर के अराउंड होती है। ठीक है, तो इसमें जो मैग्मा है वो आपका लिथोस्फीयर से, ये आपका लिथोस्फीयर होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, और जब मैग्मा लिथोस्फीयर से ऊपर चला जाएगा तो आपका ज्वालामुखी आ जाएगा। ठीक है, वोल्केनिज्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटें हैं उनकी मोटाई 30 किलोमीटर है दोनों की, और इसमें जो मैग्मा है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा लिथोस्फीयर को। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फोल्डिंग माउंटेन्स से बनेंगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने देखा अगर यहाँ महासागरीय प्लेटें होती, ठीक है, दोनों हमने क्या ली थी, कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय, लेकिन अगर यहाँ पे महासागरीय जो है प्लेटें होती, ओशियनिक जो प्लेट्स होती, तो इसमें क्योंकि महासागरीय जो प्लेट हैं उनकी मोटाई कम होती है और कॉन्टिनेंटल जो है प्लेट उनकी मोटाई ज़्यादा होती है, 30 किलोमीटर के अराउंड। महासागरीय प्लेटें हैं इनकी मोटाई 8 से 10 किलोमीटर होती है और जिसको पार करना ईजी होता है। तो मतलब जो मैग्मा है वो मतलब इसको आसानी से पार कर जाएगा। तो हमेशा महासागरीय जो प्लेटों के कारण ही जो है वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी आपका आएगा, क्योंकि महासागरीय जो प्लेटें हैं वो आपकी 8 से 10 किलोमीटर की मोटाई में ही होती है, बहुत कम होती है, और जब ये आपस में टकराएंगी तो भाई जो वोल्केनिज्म है वो आपका क्या होगा भाई, वोल्केनिज्म जो है आपका होगा, ज्वालामुखी होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्मा जो है उस जो आपका लिथोस्फीयर है उसको क्रॉस कर जाएगा, इस प्रकार से वोल्केनिज्म, ज्वालामुखी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैग्मा बाहर आ जाता है। ठीक है,
अगर दोनों ही प्लेटें महासागरीय हैं तो ज्वालामुखी आपका बनता है, यह आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि महासागरीय जो प्लेटें हैं उनकी मोटाई कम होती है 8 से 10 किलोमीटर। ओके। दूसरा, अगर एक प्लेट महासागरीय है तो भी आपका वोल्केनिज्म होगा, लेकिन वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अगर दोनों प्लेटें हैं महासागरीय हैं तो आपका वोल्केनिज्म होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इनको पार करना आसानी जो मैग्मा है उसको आसानी से पार कर जाएगा और लिथोस्फीयर में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एक प्लेट महासागरीय है, एक आपकी जो कॉन्टिनेंटल है, तो भी आपका ज्वालामुखी वोल्केनिज्म होगा, लेकिन कम होगा उसकी कंपैरिजन में। लेकिन अगर दोनों जो है प्लेटें आपकी कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीपीय हैं, तो भाई आपका वोल्केनिज्म है, ज्वालामुखी नहीं होगा, क्योंकि दोनों की मोटाई क्या होती है, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर। ठीक है। तो वोल्केनिक जो मैग्मा है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, लिथोस्फीयर को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हिमालय जो है माउंटेन आपका ये है, ये किसका एग्जाम्पल है, एक फोल्डिंग माउंटेन का एग्जाम्पल है, जो हमने अभी अभी देखा कि जब दो कॉन्टिनेंटल जो प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो वहाँ पे जो माउंटेन जो है ऐसे मोड़दार जो पर्वत आपके बन रहे थे, तो हिमालय है वो आपका फोल्डिंग माउंटेन्स मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो हिमालय बना कैसे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी प्लेटों के टकराने से जो है हिमालय का मतलब निर्माण हुआ वो हम देखेंगे। तो एक प्लेट इसमें आपकी यूरेशियन प्लेट है, दूसरी आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो दो प्रकार की प्लेटें हैं भाई, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेट है भाई। ठीक है, महासागरीय नहीं है। तो जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट, जब दो महासागरीय जो महाद्वीपीय जो प्लेट है आपस में टकराती हैं, तो एक प्रकार से वो माउंटेन्स जो है का निर्माण करती है, वोल्केनिज्म उसमें होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, इसलिए जो है हिमालय जो है पर ज्वालामुखी नहीं होता, जैसा कि आपने देखा है हिमालय पे कभी भी ज्वालामुखी नहीं होता, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंटल है। ठीक है। हिमालय जो है एक आपका मोड़दार पर्वत है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नवीन वलित मोड़दार पर्वत। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है आपको, नवीन। ठीक है, क्योंकि जो ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है, तो नवीन वलित मोड़दार पर्वत आपका एग्जाम्पल है, नवीन वलित मोड़दार पर्वत। ठीक है। तो हिमालय जो है किस टाइप का एग्जाम्पल है, हिमालय जो पर्वत आपका नवीन वलित मोड़दार पर्वत का एक एग्जाम्पल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये ध्यान भी रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ वो हमने देख लिया कि भाई इसमें एक तरफ जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट होती है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दूसरी तरफ इसमें यूरेशियन प्लेट होती है, ये आपकी दूसरी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मूवमेंट होती है, इनकी जो मूवमेंट हुई, ठीक है, इन दोनों प्लेट की मूवमेंट हुई, तो भाई ये वेस्ट टू ईस्ट हुई। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हुई, और जब भी वेस्ट टू ईस्ट हुई तो भाई देखो ये वाला जो है पार्ट इससे टकराएगा। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो हमने देख लिया, एक तरफ जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दूसरी यूरेशियन प्लेट है हिमालय पर्वत के बनने में। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से जो पूर्व की ओर इनकी जो मूवमेंट हुई इन दोनों प्लेट्स की, और इस प्रकार से हिमालय आपका ये पर्वत बना। ठीक है। तो ये दोनों प्लेट टकराई थी एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन से, तो ऐसे भाई वेस्ट टू ईस्ट आपकी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। ठीक है। तो ये दोनों प्लेट जो है आपकी, कौन कौन सी दोनों प्लेट, इसमें एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी आपकी यूरेशियन प्लेट है। तो दोनों प्लेट है, एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन इनमें हुआ और ये आपस में टकराई, और टकराने के बाद में आपका बना पर्वत हिमालय। ठीक है। तो हिमालय पर्वत कैसे बना, हिमालय पर्वत आपका जो यूरेशियन जो प्लेट है और आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, उन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन हुआ, उसके कारण हिमालय पर्वत आपका बना। तो हिमालय का जो ईस्ट वाला जो भाग है वो ज़्यादा तेज़ी से टकराया, इस कारण ईस्ट में हिमालय जो है ज़्यादा ऊंचा होता चला गया। आपने देखा होगा कि जो ईस्ट जो है, पूर्व में हिमालय जो है ज़्यादा ऊंचा है और होता ही चला जा रहा है, क्योंकि जो ये कोलिजन है वो किस प्रकार से आपका हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। तो इस प्रकार वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टकराएगा तो वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ पे टकराया तो यहाँ ईस्ट में जो है आपका क्या होगा, ज़्यादा ये उठा हुआ होगा। ठीक है। तो हिमालय जो है ईस्ट में ज़्यादा ऊंचा है, जबकि वेस्ट में हिमालय की जो है चौड़ाई कम है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन कम है, यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ कोलिजन कम है और यहाँ पे कोलिजन क्या है, ज़्यादा है, यहाँ कोलिजन ज़्यादा है, तो ईस्ट वाला पार्ट हिमालय का ज़्यादा ऊंचा जो है आपको दिखाई देता है। हिमालय जो है ऊंचा ज़्यादा कहाँ पे है, ईस्ट में है भाई। ठीक है। तो इस हिमालय वाले हिस्से में जो है भ्रंश जो है पाई जाती है, भ्रंश जिसको हम कहते हैं क्रैक्स या दरारें पाई जाती है, क्योंकि इस हिमालय में प्रेशर ज़्यादा होता है, एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन जो है इसमें ज़्यादा होता है भाई। ठीक है। क्योंकि ईस्ट में, जैसे हमने इस डायग्राम को अगर हम देखें कि यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट जो है कोलिजन होता है, तो ईस्ट वाले हिस्से में जो है ज़्यादा ही टकराव होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा, और जहाँ पे ज़्यादा टकराव कोलिजन होगा वहाँ पे दरारें जो है ज़्यादा होंगी, जहाँ पे दरारें को बोलते हैं भ्रंश। ठीक है। तो भ्रंश या दरारें जो क्रैक्स जो है वो ज़्यादा पाई जाती है ईस्ट हिमालय वाले रीजन में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर जो है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा कोलिजन होता है, एंटी कोलिजन जो है होने के कारण यहाँ पे जो ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो है, ईस्ट हिमालय में सबसे ज़्यादा जो है दरारें पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा ऊँचा जो है वो ईस्ट हिमालय आपका ये होगा। ठीक है। वेस्ट हिमालय वाले भाग में, तो जो वेस्ट वाला जो हिमालय है उसमें कौन सी रॉक्स पाई जाती है, उसमें क्रिस्टलाइन जो है रॉक पाई जाती है, क्रिस्टल लाइन जो है रॉक पाई जाती है। ठीक है।
ओके, तो आज भी इस प्लेट में जो आपका ये इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन जो है उसमें कोलिजन आपका हो रहा है। और इसमें हर साल भाई, हर साल 7 सेंटीमीटर, हर साल किस रेट से 7 सेंटीमीटर प्रत्येक ईयर आपका ये क्या हो रहा है, हिमालय की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन इसमें हो रहा है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कोलिजन हो रहा है। तो ईस्ट वाले जो एरिया है उसमें हिमालय है वो बढ़ता ही चला जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज कोलिजन के कारण। और हर साल जो है 7 सेंटीमीटर से जो आपका हिमालय है वो आपका ऊंचा होता जा रहा है, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज प्रेजेंट में अगर हम देखें कि भाई जो हाइट है हिमालय पर्वत की वो कितनी है, 8,850 मीटर की हाइट है। और ये हाइट जो है हर साल जो है 7 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। ठीक है, तो आप देखते हो कि भाई जो पहले हाइट कुछ हुआ करती थी हिमालय के, आज प्रेजेंट में कुछ है। तो ये जो है उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो जब यहाँ पे प्लेट आपकी टकराती है तो प्लेट टकराने से वहाँ पे सेडिमेंट्स ऊपर उठते हैं, ना कि प्लेट। ठीक है, तो जब आपकी प्लेट जो है, जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये आपस में टकराती है तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स पाए जाएंगे ना वो ऊपर की तरफ उठेंगे। और जब ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो एक जैसे ये मोड़दार पर्वत जो है, इस प्रकार से आप देख रहे हो कि मोड़दार पर्वत आपके बन रहे हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत है एक मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स पाए जाएंगे, अवसाद जो पाए जाएंगे वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वोल्केनिक जो माउंटेन्स, ज्वालामुखी जो पर्वत। ठीक है, तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही।